हेलो डिफेंस लिसनर्स, स्वागत है आप सबका एक और नए डिफेंस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं नेवल LCA टू TDBF रिवॉल्यूशन के बारे में। हाल ही में नेवल LCA के NP5 प्रोटोटाइप ने अपनी पहली उड़ान भरी है और ये फाइटर जेट नियर प्रोडक्शन स्टैंडर्ड का है, जिसका मतलब ये है कि इस फाइटर जेट का यूज़ नेवी अपने डेली के स्मॉल मिशन के लिए कर सकती है, लेकिन नेवी द्वारा सिंगल इंजन फाइटर जेट को यूज़ करने से मना कर दिया गया है और इसके पीछे अपने वैलिड रीज़न भी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी नेवल LCA तेजस किस तरीके से इंडियन नेवी फाइटर जेट प्रोग्राम TDBF के डेवलपमेंट में एक रिवॉल्यूशन लाने वाला है, तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। इंडियन नेवी चीफ R हरि कुमार सर ने हाल ही में नेवल LCA की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की है और उनका कहना था कि इंडियन नेवी तेजस के परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस है। खासकर जिस तरीके की यूटिलिटी NLCA नेवी को प्रोवाइड करती है, नेवी इसके ऊपर और ज़्यादा एडवांसमेंट वर्क करके TDBF को फ्यूचर में एक एडवांस फाइटर जेट के तौर पर शामिल करना चाहेगी। इस बात में कोई शक नहीं है कि NLCA ने अपनी कैपेसिटी प्रूव की है और खासकर एक न्यू फील्ड में की है। न्यू फील्ड इसीलिए क्योंकि एयरफोर्स के लिए फाइटर जेट बनाना और नेवी के लिए डेक बेस्ड फाइटर जेट बनाने में बहुत सारी चीज़ें सही करनी होती है। टेक्नोलॉजिकली नेवी के फाइटर जेट को एयरफोर्स के फाइटर जेट से एडवांस बनाने पड़ते हैं और नेक्स्ट लेवल पे एडवांसमेंट करना होता है, क्योंकि एयरफोर्स के फाइटर जेट को टेक ऑफ और लैंड करने के लिए अच्छे खासे रनवे मिलती है और इसके ऊपर विंड फ्लो और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन डेक के ऊपर से टेक ऑफ और लैंड करना अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है और तेजस ने इन सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके खुद को प्रूव करके भी दिखाया है। साथ ही जब आप पहली बार एक एडवांस नेवल फाइटर जेट बना रहे हो तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजिकल पैरामीटर को एक्चुअली में परफॉर्म करवा के टेस्ट करना होता है, क्योंकि ओशन में प्रेशर और विंड फ्लो किसी भी वक्त और कहीं भी बदल जाती है और ऐसे में डायरेक्टली TDBF को बनाने का मतलब होता कि TDBF के प्रोटोटाइप से आपको हर अपने टेक्नोलॉजिकल पैरामीटर को लगातार और बार बार टेस्ट करने पड़ते और उस हिसाब से मॉडिफाई भी करना होता और ये काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता। लेकिन NLCA ये काम आसान करने वाला है, क्योंकि NLCA एज अ टेस्ट बेड यूज़ होगा जहां से TDBF में जाने वाले सभी पैरामीटर और कंपोनेंट की फुल स्केल टेस्टिंग की जाएगी। इससे नेवी और HAL जब TDBF का प्रोटोटाइप बना रही होगी, उनके पास TDBF में जाने वाले लगभग सभी कंपोनेंट की डाटा मौजूद होगी, जिससे प्रोटोटाइप के फ्लाई से लेकर डेवलपमेंट में जाने वाला काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम बच जाएगा। और ये सही भी है, क्योंकि आप डायरेक्टली 5th जनरेशन के फाइटर जेट को बिना टेक्नोलॉजिकल एक्सपीरियंस गेन हासिल किए नहीं बनाना चाहेंगे और यही रीज़न भी था कि जब नेवी द्वारा नेवल AMCA को भी रिजेक्ट किया गया था और एक 4.5 जनरेशन वाला न्यू प्रोग्राम TDBF के साथ जाने का फैसला किया गया था, जबकि नेवी को नेवल AMCA में टाइम और पैसे दोनों ही कम लगते, लेकिन उससे नेवल AMCA में कटिंग एज टेक्नोलॉजिकल गेन नहीं आ पाता, जो कि पहले 4th जनरेशन, फिर 4.5 जनरेशन और फिर 5th जनरेशन फाइटर जेट डेवलपमेंट के बाद आती है। क्योंकि जब आप स्टेप बाय स्टेप अपनी टेक्नोलॉजी को इन्हांस करते हैं तो आप उसे और ज़्यादा बेहतर बना पाते हैं और TDBF के केस में NLCA वो 4th जनरेशन का फाइटर जेट है जो तेजस MK1A वाली एडवांसमेंट के साथ एक 200 मीटर वाली रनवे यानी कि INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य से सिंगल इंजन होने के बाद भी टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। लेकिन नेवल डोमेन में फाइटर जेट की रेंज मैटर करती है और यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि नेवल तेजस स्मॉलर रेंज के साथ आएगा। हालांकि अगर आप तेजस के ऊपर जाने वाले वेपन को देखें तो वो MiG-29 से आपको ऊपर ही मिलेगा, खासकर अस्त्रा, ब्रह्मोस और रुद्रम की वजह से। लेकिन नेवल डोमेन में सिंगल इंजन फाइटर जेट काफ़ी ज़्यादा रिस्की होते हैं, क्योंकि अगर इंजन में फ्लाइट के दौरान कोई भी प्रॉब्लम आई और अगर आप इजेक्ट भी करते हैं तो आपके बचने के चांसेस ना के बराबर ही होते हैं। साथ ही कई कंडीशन में सिंगल इंजन के साथ फुल पेलोड कैपेसिटी के ऊपर टेक ऑफ करना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग और रिस्की हो जाता है। इसीलिए NLCA को नेवी द्वारा ऑपरेट नहीं किया जाएगा, लेकिन NLCA नेवी के TDBF प्रोग्राम को रिवोल्यूशनाइज करने में सबसे बड़ा माइलस्टोन जरूर साबित होगा। और NLCA का काम यहीं ही खत्म नहीं होता है, बल्कि NLCA के अंदर वही कैपेसिटी होगी जो तेजस MK1A के पास है। और ऐसे में एक बार को हो सकता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए ये फाइटर एयरक्राफ्ट बहुत ज़्यादा रिलायबल ना हो, लेकिन शोर बेस फैसिलिटी और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो कि भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से ऑपरेट होने में इसे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। साथ ही आने वाले टाइम में अगर भारतीय कोस्ट गार्ड USA और चाइना की तरह ही नेवल फाइटर जेट को ऑपरेट करने का सोचती है तो नेवल LCA से शुरुआत उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि एक तो ये इंडिजीनियस फाइटर जेट है
जिसका मतलब ये है कि इसका कॉस्ट बेहद ही कम आएगा। साथ ही इसके अंदर जो भी मॉडिफिकेशन उन्हें चाहिए होगी वो बहुत ही ईजिली और बहुत ही जल्द करके दे दिया जाएगा। इसके अलावा भारत अपने 6500 किलोमीटर के कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन पेट्रोल वेसल, कॉर्वेट्स, हाई मोबिलिटी पेट्रोल शिप, मिडजेट सबमरीन और डॉनियर जैसे प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में हमारे कोस्टल एरिया की सिक्योरिटी में फाइटर जेट जो कि पूरे कोस्टल एरिया के ऊपर आसानी से अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं, तो वो NLCA होगा और कोस्ट गार्ड को इसकी ज़रूरत जरूर पड़ेगी। तो तेजस प्लेटफॉर्म ना सिर्फ एयरफोर्स बल्कि नेवल फाइटर जेट एरिया को भी रेवोल्यूशनाइज करने वाली है और ये देखकर अच्छा लग रहा है कि आने वाले टाइम में तेजस प्लेटफॉर्म हर तरीके की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की कैपेसिटी रखेगा। लेकिन जिन्हें तेजस प्लेटफॉर्म से दिक्कत है उनके लिए आने वाला टाइम काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होने वाली है। तो इस सब के ऊपर आप सबकी क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।